हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट्स एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ एवेल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ last batch, right? So if you're looking to join, please do contact us on sleepy.classes@gmail.com. Now the next important thinker that we pick up is Sri Aurobindo Ghosh. And Sri Aurobindo Ghosh को अगर आपने समझना है ना, it is very important to realize कि Aurobindo Ghosh is someone who will link politics, religion, society, ठीक है, इन सब को जो है ये कंबाइन कर देंगे। सो आइडिया ऑफ फेथ, ऑफ रिलीजन, ऑफ डिवाइन एंटिटी ऑफ अ नेशन, ऑफ कल्चर, ये सब घोष में देखने को मिलता है, राइट। ही इज समवन, अगर इतनी वाइड रेंज एक गांधी में देखने को मिलती है, राइट, हु विल डील विद रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स, द आइडिया ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड हाउ इन सबको इकट्ठे लेके चलना है। एंड यही आइडिया जो है हमें घोष में भी देखने को मिलता है। एंड घोष की एक जो सबसे एक लिविंग एंटिटी है जो आज तक उनकी एग्जाम्पल है उनकी फिलॉसफी का, दैट प्रेजेंट्स इन सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ऑरोविल, ठीक है। ऑरोविल जो कि पौंडीचेरी के पास, मतलब उसके अंदर ही आती है, राइट, इज एन एंटिटी जो कि एक तरह से एक ऐसी कम्युनिटी की तरह बनाई गई है दैट रिस्पेक्ट्स ह्यूमैनिटी इन इट्स होल एंड एक तरह से सबको इकट्ठे बांध कर रखती है और उनको लेके आती है, राइट। अब ये जो आइडिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स था, ये निकल के कहाँ से आया ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे कि हमने देखा था 19th सेंचुरी में ये रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स के साथ साथ एक हिंदू नेशनलिस्ट रिवाइवलिस्ट ट्रेंड भी चल रहा था, लाइक विच वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इटसेल्फ। सो इट्स नॉट जस्ट द वेस्ट विच इज टू बी ग्लोरिफाइड, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट दैट द इंडियन कल्चर हैज़ टू ऑफर। एंड वन ऑफ द चीफ पीपल जो कि यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं इज स्वामी विवेकानंद, राइट। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी पर्सनालिटी थी, राइट, जिन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल जो है वो प्ले किया था, राइट। ही वॉज समवन जो कि वॉज रिस्पेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, समवन जिनको हमने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो थी वो वहाँ पे भी गए थे, राइट। सो ही वॉज अ पर्सन हु वॉज रियली dedicated to this entire program of revitalizing Indian culture and religion. Now very importantly विवेकानंद की एक जो फिलॉसफी हम बहुत important मानते हैं is that of Neo-Vedantic philosophy. This Neo-Vedantism was based on three main ideas. First was that of selflessness,
Then was the idea of sacrifice, and through this stemmed out true freedom. ठीक है, तो अनलाइक द वेस्टर्न फिलॉसफी जो कि इंडिविजुअल फोकस थी, ईगोइज्म पे फोकस करती थी, सेल्फिश परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इन फ्रीडम पे फोकस करती थी, विवेकानंद एंड न्यू वेदांतिज्म ने दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की वैदिक फिलॉसफी को, जिसका एम्फेसाइज था ऑन द आइडिया कि आपको सही में हैप्पीनेस कब मिलेगी, जब आप रियलाइज करते हैं दैट अपनी ईगो को छोड़ के यू हैव टू एक्चुअली इमर्स योर सेल्फ इन द ब्रह्मांड, राइट। आपकी सोल जो है तभी कंप्लीट हो पाएगी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन द सोल ऑफ द इंटायर community. So ये idea of selflessness, leaving your ego behind, became very important. And when you leave your ego behind, क्या possible हो जाता है? Imagining the welfare of the entire community. Then you aren't running behind say profit or selfish interest or just what you think will get you say more money or more happiness. तब आप realize करते हो that sometimes for the happiness of others, for the benefit of others, कभी कभी sacrifice भी बहुत क्रूशल हो जाती है. एंड व्हेन दिस रियलाइजेशन आपके अंदर सिंक इन हो जाए, दैट इज व्हेन विवेकानंद थॉट कि आपको सही मायने में फ्रीडम और हैप्पीनेस जो है ये पता लग गया है. और इसी न्यू वेदांतिक फिलॉसफी से और भी ज्यादा इंस्पायर होके औरबिंदो घोष आए, राइट. तो 19th सेंचुरी का ये जो एक आप मान लीजिए इंडियन रिवाइवलिज्म था, वाज पुश्ड बाय पीपल लाइक विवेकानंद. एंड इन्हीं आइडियाज के अंदर आपको एक बिगिनिंग ऑफ नेशनलिस्ट थॉट मिलती है. व्हाई? बिकॉज नाउ thinkers and scholars were focusing on the fact that नहीं, it's not just the western civilization or the colonial masters जो कि civilizing mission पे आए हैं और हमें बेहतर बना रहे हैं, but actually it is also important to understand that the Indian civilization and culture has so much to offer and that the West can learn so much from it, right? तो इसके कारण क्या हुआ कि suddenly there was a newfound pride in Indian culture and civilization, ठीक है. और इसी newfound pride से Indian nationalism भी उभरने लग गई कि हम भी are a nation in our own right and that the British colonial masters do not really have a legitimate right to rule over us. यही nationalism का एक radical proponent बने Aurobindo Ghosh, right? So with the start of the 20th century, Aurobindo Ghosh begins and gets in a more radical element as far as nationalism was concerned, ठीक है. और यही radical element को समझना बहुत important होता है कि ये radical element किस तरह से spirituality की तरफ बढ़ने लग गया, किस तरह से ये politics को imagine करने लग गया कि politics is something that is deeply rooted within religion, within faith, ठीक है. अब ये जो पूरी ट्रैजेक्टरी बनती है औरबिंदो घोष की, उसमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो एंटी कलोनियल नेशनलिज्म जो एस्पाउस कर रहे थे घोष, इसको ये एक स्पिरिचुअल ट्रैक पे कैसे लेके आए. टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ घोष, वेर ही केम फ्रॉम, बिकॉज जैसे कि हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी बहुत बार देखा है, इट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंकर्स विच ऑफन शेप्स एंड मोल्ड्स देयर पॉलिटिकल थॉट एज वेल, ठीक है. तो अगर आपको ये समझना है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज थॉट, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेर इज दिस कमिंग फ्रॉम. तो घोष जो है उनको ओरिजिनल नाम था अरविंद घोष, राइट. एंड ही वाज बोर्न वेल रादर aptly on 15th of August 1872 कोलकाता में. तो ही केम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, ठीक है. काफ़ी वेल्दी थी उनकी फैमिली एंड इम्पॉर्टेंटली उनकी फैमिली ऐसी थी दैट हैड टेकन फुल एडवांटेज ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन. तो एक तरह से उनकी फैमिली में ये ट्रेंड चलता आ रहा था वेर इन दे वुड लुक अप टू से वेस्टर्न एजुकेशन. और उनके जो फादर थे जो कि एक सर्जन थे इन बंगाल, ही हिमसेल्फ हैड स्टडीड मेडिसिन इन ब्रिटेन एंड दैट हाउ ही वांटेड हिज चिल्ड्रन टू ग्रो अप एज वेल. तो उनके फादर ने उनको इंडिया एंड पर्टिकुलरली बंगाल के कल्चरल एलिमेंट से काफ़ी दूर रखा. इन फैक्ट इट इज ओनली व्हेन औरबिंदो घोष पोस्ट स्टडीज कम्स बैक टू इंडिया दैट ही एक्चुअली लर्न्स बंगाली. So imagine a Bengali not knowing his mother tongue. It's almost unimaginable the kind of emotional touch and contact that they have with their land. ठीक है. तो इस तरह का एक division जो है उनके father ने बना के रखा because he used to believe that if his children need to move ahead in life,
they need to be ingrained in Western education system and values, and Indian education, Indian civilization, Indian values में कुछ नहीं रखा है जिससे उनके बच्चों की progress हो पाएगी. And following that trajectory, Ghosh actually went to England, right? He went to King's on a scholarship. He attended the Cambridge University, and thereon he moved towards Indian civil services, जो कि उनके father का सपना था, that his son crack that. ठीक है. During this course of education जो कि वो receive कर रहे थे in England, obviously there was a wide variety of thought which was available to him. तो उनको French Revolution के बारे में पता चला, the essential elements of liberty, equality, fraternity, obviously were instantly attracted to them. ठीक है, तो इन चीज़ों ने उनको बहुत inspire किया. And you know, when you imagine कि Western thought एक जगह तो आपको ये बता रहा है in context of say French Revolution कि liberty कितनी intrinsic है, equality की value क्या है, and how this inextricably is linked to the ideas of fraternity and brotherhood, and on the other hand this same Western civilization is also pushing forth the agenda of colonialism and imperialism. तो इसके बीच का एक जो पैराडॉक्स था, एक जो मिसमैच था, वो बहुत ज़्यादा ग्लेरिंगली दिखने लग गया घोष को. ठीक है, साथ ही में जर्मन फिलोसफी, राइट, पीपल लाइक कांट, पीपल लाइक नीचे, पीपल लाइक वन हर्डर, इन सब की जो फिलोसफीज थी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया घोष को, एंड किस तरह से वो सोचने लग गए. अब ICS का जोर था पेरेंट्स का, राइट, ऑफन हम सब पे भी होता है, सो वी एंड अप परस्यूइंग व्हाट आवर पेरेंट्स वांट अस टू डू. मे बी सम ऑफ यू आर आल्सो परस्यूइंग UPSC बिकॉज योर पेरेंट्स वांट यू टू यू नो बिकम सिविल सर्वेंट, सो ऑन सो फोर्थ. तो ऐसा ही एक पुश जो है घोष को भी मिला हुआ था, एंड ही sat for the exam and he cleared it with a very good rank also. However, जैसे अब एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है UPSC के बाद, तब 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड था. तो ये प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे he realized that he really didn't want to serve the colonial masters. Right? The kind of things that he learned had made him so revolutionary in his thought कि वो अपने आप को reconcile ही नहीं कर सकते थे कि मैं मास्टर्स इन कलोनियल मास्टर्स को सर्व करूं और एक तरह से इंडिया को एक कॉलोनी रहने में ही जो है अपना योगदान दूं. ठीक है, सो ही डिसाइडेड दैट नो, आई डोंट वांट टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड आई डोंट वांट टू सर्व द ब्रिटिश. सो इंस्टेड ऑफ सर्विंग द ब्रिटिश, व्हाट डिड ही डू? उन्होंने महाराजा ऑफ बड़ौदा जो थे उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करवाई. And we know that a lot of Maharajas जो हैं of that time were really looking for you know credible, capable men जो कि उनको सर्व कर सके, because most educated Indian elite जो थे अब ICS में जा रहे थे. राइट, तो उन्होंने मीटिंग की महाराजा बड़ौदा से, जो कि सयाजी राव गायकवाड़ थे थर्ड. लंदन में उन्होंने ये की मीटिंग, और उन्होंने फॉलोइंग दैट बड़ौदा स्टेट सर्विस जो थी ज्वाइन कर ली. तो ये जो प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा था, ही ज्वाइन दैट सर्विस, दैट ही सेड इट्स बेटर टू सर्व अ प्रिंसली स्टेट रादर देन सर्व इन द ICS. And following this, he left England and finally 1893 में वो इंडिया आ गए. अब during this term of that he was serving the state of Baroda, उनकी काफ़ी ट्रांसफर्स हुई, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाते गए, till the time he finally was posted as the vice principal of the Baroda College. ठीक है, एंड यहाँ पे उनको फाइनली रियलाइज हुआ कि उनका रेवोल्यूशनरी थॉट कितनी आगे बढ़ चुका है. एंड इंस्टेड ऑफ हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश जो कि उनको पढ़ाई लिखाई गई थी, ही नाउ स्टार्टेड लर्निंग बंगाली एज वेल. ठीक है, इट वाज ड्यूरिंग दिस कोर्स दैट अरबिंदो घोष एक्चुअली बिकेम एक्सट्रीमली पॉलिटिकली एक्टिव. ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चों के साथ इंटरेक्शन में आके, ठीक है, लार्जर, अब क्योंकि इंडिया वापस आ गए हैं, वो सिनेरियो उनको देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो गए इन देयर अप्रोच. एंड सीक्रेटली जो रेजिस्टेंस एक्टिविटीज, रिवोल्ट मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चल रही थी, वो उनका योगदान उसमें देने लग गए. एंड इन फैक्ट ही स्टार्टेड राइटिंग अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इन अ वीकली. ठीक है, एक वीकली उन्होंने चला दी और उसके अंदर वो बहुत सारे आर्टिकल्स, यहाँ पे वो मेनली क्रिटिसाइज करते थे द काइंड ऑफ मेथड्स दैट हैड बीन एम्प्लॉयड बाय द मॉडरेट्स इन कांग्रेस. उनका मानना था कि ये जो मॉडरेट्स हैं, पीपल लाइक दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये आखिरकार कुछ कर नहीं रहे हैं. ठीक है, दे आरंट रियली पुशिंग फॉर द केस ऑफ इंडिया, बट ये बस ब्रिटिशर्स के साथ ना मिलजुल के गप्पे मारने में बिजी हैं. राइट, सो ही वाज रियली डिसमिसिव ऑफ द मॉडरेट्स इन कांग्रेस. अब 1905 आता है, एंड 1905 इज व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक्स प्लेस. नाउ दिस रेवोल्यूशनरी न्यूली इग्नाइटेड अरबिंदो घोष, इनको एक बहुत बड़ा एम मिल जाता है. तो 1905 में पहले तो ये शुरू करते हैं जुगांतर. ठीक है, और जुगांतर जो है
एक मैगजीन थी जो कि इन्होंने शुरू की, विच एक्चुअली केम अप अगेंस्ट यू नो टू एज अ प्रोपोनेंट ऑफ नेशनलिस्ट थॉट, नेशनलिस्ट मूवमेंट, राइट, जहाँ पे पॉपुलराइज करना चाहते थे द आइडिया ऑफ वायलेंट रिवोल्ट को, ठीक है, ये कहते थे कि आप रिवोल्ट में जाइए, डिनाई कीजिए ब्रिटिश रूल को, ठीक है। सो ये जो आइडिया था ये यहाँ पे रखा गया। इनफैक्ट ही वॉज वेरी प्रो गुरिल्ला वॉरफेयर ऑल्सो, कि आप गुरिल्ला वॉरफेयर कीजिए इनके अगेंस्ट ना, एंड दैट्स हाउ वी विल थ्रो द ब्रिटिश आउट, ठीक है। तो एक ये बंगाली में आया, एंड इसी के साथ जो है एक और उन्होंने इंग्लिश में भी शुरू कर दिया था, जो आपने अगेन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाय द नेम ऑफ वंदे मातरम, ठीक है। अगेन दिस ऑल्सो बिकेम एन ऑर्गन, अ माउथ ऑर्गन ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, रेडिकल मूवमेंट, जो कि घोष सपोर्ट करते थे, ठीक है। एंड because of the kind of thoughts that he put forth in his newspapers, specifically बंदे मातरम, उनको चार्ज कर दिया गया with sedition. However, later उन्हें acquit कर दिया गया, ठीक है। After this acquittal, he came back, right? He came back and घोष and साथ ही में बाल गंगाधर तिलक became the two leading voices of the extremist group in कांग्रेस। एंड इवेंचुअली ये एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट की स्प्लिट के बारे में आपने पढ़ा होगा ऑफ 1907 व्हेन दे स्प्लिट अप एट द सूरत सेशन, राइट। फॉलोइंग दिस नाउ द एक्सट्रीमिस्ट बिकेम एन इजी टारगेट फॉर द ब्रिटिश, एंड घोष जो है इनको 1908 में 1908 में अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस जो था उसके तहत इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, एंड ही वाज पुट इन जेल, राइट। इवेंचुअली इनको क्विट कर दिया गया, इन्हें रिलीज कर दिया गया, बट द पीरियड दैट ही स्पेंट विद इन जेल, उसके अंदर उनके अंदर किसी तरह का चेंज आ गया। सो द टाइम दैट ही स्पेंट कॉन्टेम्पलेटिंग इन द जेल, उसके कारण उनका मानना था कि उनकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो गई है, एंड नाउ इंस्टेड ऑफ अ रेवोल्यूशनरी पाथ ही मूव्ड टूवर्ड्स अ मोर स्पिरिचुअल पाथ, राइट। हाउएवर तब भी even after he was released and even after his time in the jail, now he started talking about spiritual evolution, और ये जो spirituality है इसको गार्नर करने के लिए हमें फॉरेन रूल को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, राइट। इनफैक्ट इवन आफ्टर हिम गोइंग आउट, राइट, ये माना जा रहा था, लॉर्ड मिंटो ने कहा दैट ही मे बी रिगार्डेड एज द मोस्ट डेंजरस पर्सन दैट द ब्रिटिश एम्पायर हैज टू रेकन विद। तो घोष को पता लग गया कि भैया ये तो मुझे अकेला छोड़ने नहीं वाले हैं। सो टू इवेड एनी फर्दर अरेस्ट व्हाट डिड ही डू, ही वेंट ऑफ टू द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ पौंडीचेरी, एंड वहां पे जाके एक तरह से स्पिरिचुअल गुरु बन गए, राइट। वहां पे इनकी इंटरेक्शन हुई थी विद द फ्रेंच कपल, एंड इवेंचुअली उनमें से जो द लेडी हु वाज देयर, जिनको अब जो है द मदर बुलाया जाता है ऑरोविल में, राइट, उनके साथ जो है इन्होंने ये ऑरोविल की स्थापना की थी, राइट। और ये एक पूरी ह्यूमैनिटी को डेडिकेटेड एक जो कम्युनिटी थी, राइट, उसके बारे में इन्होंने बातचीत करनी शुरू की थी। Now the first important bit that we need to talk about is घोष and इनके क्या व्यूज थे ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म। अब नेशन नेशनलिज्म के आइडियाज जो हैं यूरोप के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के आए थे, एंड यूरोप के अंदर ऑब्वियसली द नेशन was a social entity, but at the same time a political community as well. एंड नेशनलिज्म पे एक बहुत बहुत फेमस थिंकर एंड स्कॉलर जिन्होंने लिखा था was J.G. Van Herder, जिन्होंने कहा कि rather than looking at nations as political entities, he says these are actually cultural entities. ठीक है, कि कल्चरल एंटिटीज है, इनके बीच के जो कल्चरल लैंग्वेज रिलीजियस रिलेशंस होते हैं, दिस इज व्हाट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि पैलेस्टीन नाउ इज टेक्निकली नॉट अ पॉलिटिकल एंटिटी, ठीक है, वो कोई स्टेट नहीं है, उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं है, उनके पास एक अलग से आइडेंटिटी नहीं है। However, they do share a common spirit which binds them together. They share a common language, they share a common religion, they share a common culture, which is why it might be correct to regard Palestine as a cultural entity. And this is exactly what Van Herder जो है इसके आगे रखते हैं, ठीक है। और इन्हीं के थॉट से जो है आगे चल के घोष काफी इंस्पायर भी होंगे। अपार्ट फ्रॉम Van Herder, his obvious जो एक आई थी इंस्पिरेशन was from the thought of स्वामी विवेकानंद एज वेल एज बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है। इनकी जो नियो वेदांतिज्म का आइडिया था
उसी को औरबिंदो ने एक्सेप्ट किया, जैसे कि हमने पहले बात की, विच केम इन द फॉर्म ऑफ सेल्फलेस एक्शन, या जिसको बोलते हैं कर्मयोग। कर्मयोग जो है हमें भगवत गीता के अंदर भी जो है इसका मैसेज मिलता है, राइट। सो वी हर्ड ऑफ दिस आइडिया दैट कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, राइट। तो ये कर्म करते चलो का क्या आइडिया है, दैट यू डू व्हाट इज करेक्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड इन रिटर्न, ठीक है। कि आप जो सही चीज है वो इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी वाहवाही होगी, या आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, या आपको कोई बहुत इनाम मिलेगा, या आपको जो है कोई अच्छी पोजीशन या टाइटल मिल जाएगा। नो, यू डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग द करेक्ट थिंग, ठीक है। तो फल के लिए आप नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो बिकॉज वो कर्म करना जो है सही है। And he believed this is what the main idea is, right? So in fact after his release he started another magazine जिसको उन्होंने कर्म योगी बुलाया, ठीक है, जिसके अंदर वो ये सारी बातें करते थे। तो औरबिंदो का यही मानना था कि ऐसी ये जो न्यू वेदांतिक फिलॉसफी है और इसके अंदर के जो आइडियाज हैं ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो ही सेड इन दिस जर्नी ऑफ इंडिया हम कहीं पे ये सारे आइडियाज को हम भूल चुके हैं। तो या तो एकदम ही सोशल इवल्स एंड प्रैक्टिसेस रिडन जो है एक हिंदुइज्म निकल के आ गया है, विच इज नॉट इवन द ट्रू एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, या फिर हम वेस्ट से इतने ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं कि हमें लग रहा है वट एवर द वेस्टर्न सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन इज गिविंग वही सही है, राइट। और बिंदु सेज कि हमें इस नियो वेदांतिक फिलॉसफी, इस कर्म योगा की फिलॉसफी को दोबारा लाने की जरूरत है, एंड जब हम इसको लेकर आएंगे तब वी विल अवेकन द इंडियन सोल, राइट। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो वॉन हर्डन ने आइडिया दिया था ना कि नेशन के एक्चुअल में कोर में क्या है, ये एक सोल है, ये एक स्पिरिट है जो लोगों को बाइंड करके रखती है इकट्ठे। तो औरबिंदो का ये मानना था कि अभी तक हम फॉरेन रूल से इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी जो इंडियन सोल है उसी को खो दिया है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस सोल को दोबारा वापस लाएं, उसको अवेकन करें, उसे रिजुविनेट करें। वाई? बिकॉज इंडियन फ्रीडम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइडिया है। And he said that this Indian freedom is not just relevant for Indians themselves, but पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। Why? Because India is such a huge landmass, right? साथ ही में इंडिया के अंदर कितने सारे लोग हैं, तो आप इमेजिन कीजिए even during that time there were around 300 million people in India, right? तो उनका ये मानना था कि भैया इतनी बड़ी जो एक ह्यूमैनिटी की प्रोपोर्शन है, अगर वो स्लेवरी में, अगर वो बॉन्डेज में रह रही है तो ह्यूमैनिटी का कॉज कैसे सर्व हो रहा है। साथ ही में एक और चीज विच वॉज वेरी रेलिवेंट हियर वॉज द फैक्ट दैट औरबिंदो घोष बिलीव्ड दैट ट्रू एसेंस ऑफ जो आपका हिंदुइज्म है दैट रेस्ट्स इन सनातन धर्म, ठीक है। वो बोलते हैं ये ट्रू एसेंस ऑफ हिंदुइज्म है और वो कहते हैं इसका रिवाइवल होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये जो सनातन धर्म था ये उन्होंने बोला इज एक्चुअली द ओनली रिलीजन विच इज worthy of being a world religion, ठीक है। उन्होंने बोला एक्चुअल जो सनातन धर्म है ना वो एक्चुअली डॉगमा या सुपरस्टिशन या लाइफ आफ्टर डेथ या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस सब के बारे में नहीं है, राइट। इनफैक्ट सनातन धर्म का वेरी आइडिया इज द फैक्ट कि ये जो है is open to continuous testing and experimenting. It is something जो कि सारी philosophies को, सारे religions को, सारे लोगों को accept करता है, ठीक है। It is accepting of all forms of religion. तो बोलते हैं कि ये religion सनातन धर्म जो है is the only one जो कि credibly science and faith को ढंग से combine कर पाएगा। एंड ही सेज ये जो है हम आइडिया भूल चुके हैं और एक तरह से हम एक बहुत ही डीजेनरेट फॉर्म ऑफ रिलीजन के अंदर अब हम घुस चुके हैं। सो ही सेड ये जो ट्रू सनातन धर्म है हमें इसको रिवाइव करना है, हमें इसे रीजेनरेट करना है, ठीक है। बिकॉज इसी कल्चरल एंड रिलीजियस इमेंसिपेशन के थ्रू जो है इंडिया ट्रूली अवेकन हो पाएगा। एंड व्हेन दिस सनातन धर्म का मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड फैलेगा सो इट विल केटर टू द कॉज ऑफ द इंटायर ह्यूमैनिटी, बिकॉज ये पूरी ह्यूमैनिटी को इतनी अच्छी चीजें जो है सिखाएगा, ठीक है। अब घोष जो है कहते हैं कि देखिए हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ी कमी है, क्या? इट इज एक्सेसिव मटीरियलिज्म। वो कहते हैं हाँ वेस्ट ने बहुत साइंटिफिक डिस्कवरी की, इन्होंने रीजन लॉजिक इन सबको बहुत ज्यादा जो है इस पे फोकस किया, बट कहीं ना कहीं ये जो एक स्पिरिचुअलिटी, एक ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमेननेस, एक लव जो है उसको ये भूल चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एक जो मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ लाइफ है जो कि फोकस करती है ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोकस करती है ऑन मेकिंग मोर एंड मोर, कंज्यूमिंग मोर एंड मोर, सेलिंग मोर एंड मोर,
इससे ह्यूमन मिजरी कभी एंड नहीं होगी, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ती ही जाएगी। राइट, ये कहते हैं कि देख लो आपने इतनी मटीरियलिस्टिकली डेवलप सोसाइटी बना ली, फिर भी क्या हो रहा है, आज भी आपकी कंट्रीज में कितनी इनइक्वालिटी है, आज भी कितने सारे लोग जो है गरीब है, स्लम्स में रह रहे हैं, आज भी आप दूसरों की कंट्रीज में आके उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनको कॉलोनाइज कर रहे हो। तो एक सिर्फ मटीरियलिस्टिकली ओरिएंटेड लाइफ जो है ह्यूमैनिटी को पार नहीं लगाएगी। व्हाट यू नीड इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट। एंड फॉर घोष, while the West materialistically इन्होंने बड़ा प्रोग्रेस कर लिया था, he says they were everything when it comes to material development, but spiritually they were nothing, right? They had nothing left as far as spirituality was concerned. And इनका मानना था कि इंडियंस अगर ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो करते रहेंगे इस तरह से, तो उनकी भी हालत वही होगी जो वेस्ट की हो गई है। इंस्टेड उन्होंने क्या बोला, दैट लुक बैक ऑन योर ओन कल्चर, द काइंड ऑफ ट्रू कल्चर एंड फिलॉसफी दैट यू हैड, एंड उसको आप दोबारा निकाल के लाइए। ठीक है, और यहीं पे जो मैंने आपको पहले मेंशन किया था, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे बाय कल्चरल नेशनलिज्म, जो कि वॉन हर्डर ने ये आगे रखी थी। वॉन हर्डर ने बोला था कि लैंग्वेज जो है इज एन ऑर्गन ऑफ थॉट फॉर द कम्युनिटी। उनका मानना था कि किसी भी कम्युनिटी के लिए किस तरह से वो फील कर रही है, किस तरह से वो थिंक करते हैं, इज ऑल एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन देयर लैंग्वेज। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। हम क्यों बोलते हैं दैट इंग्लिश इज अ कॉलोनियल लैंग्वेज? हमारी मदर टंग इज ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश, राइट। सो किसी की मदर टंग हिंदी हो सकती है, किसी की पंजाबी, किसी की तमिल, कन्नड़ा, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो ये लैंग्वेज एज अ थॉट क्या है? हम बोलते हैं ना, इवन दो हम जितने अच्छे बन जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट, वी से दैट व्हेन वी आर इंटेंसली इमोशनल, राइट, या हम बहुत गुस्से में हैं, या हम बहुत सैड हैं, या हम बहुत खुश हैं, तब हमारी मदर टंग ही बाहर निकलती है, राइट। देयर इज दैट जोक ना, इफ समवन गेट्स वेरी एंग्री, द गाली कम्स आउट इन द मदर टंग ओनली, नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज दैट इज हाउ अ कम्युनिटी इज ट्रूली थिंकिंग एंड फीलिंग। सिमिलरली एक और चीज हम बोलते हैं कि वी आर ऑलवेज थिंकिंग इन आवर इंडियन इन आवर वर्नाक्युलर लैंग्वेज बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। तो जैसे अगर इवन व्हेन वी बिकम वेरी गुड एट इट, a lot of times before we speak the words, हमारा जो thought process होता है वो हिंदी में ही चल रहा होता है, या फिर से पंजाबी में या तमिल में चल रहा होता है, rather than in English। तभी हम ऑफन ये भी बात करते हैं ना, that why does this English medium, right, become an easier method of studying? It's not like English नहीं आती हमें, right? English आती है, and maybe a majority of you will be writing the paper in English as well, but sometimes it becomes easier to relate to thoughts, कनेक्शन करना इजी हो जाता है अगर वो आपको अपनी टंग में या अपने वर्नाक्युलर में सुनने को मिलता है। तो यही एक हर्डर का आइडिया था कि लैंग्वेज जो है एक पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट को, उनके थॉट प्रोसेस को जो है बांध के रखती है, राइट। एंड इसीलिए फॉर हर्डर नेशन जो है, रादर देन बीइंग अ पॉलिटिकल एंटिटी, एक कल्चरल एंटिटी थी, एक कल्चरल एंटिटी विच इज बेस्ड ऑन feelings and emotions and thought processes of the community, which they were able to build on the basis of the shared language, एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे की आइडिया समझ के, राइट। सो दिस कल्चरल जो आइडिया था ऑफ अ नेशन, ये एम्फसाइज करता था कि नेशन की स्पिरिट होती है, एक सोल होती है, जो कि इसी कल्चर, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज हो गया, एक कॉमन रिलीजन हो गया, उससे निकल के जो है ये आ रही होती है। तो देयर आर सर्टेन कल्चरल एलिमेंट्स व्हिच हेल्प पुश द स्पिरिट ऑफ नेशन। तो सिमिलरली घोष ने बोला कि इंडिया का अगर आपने एक ट्रू कल्चरल एलिमेंट देखना है, दैट रेस्ट्स इन न्यू वेदांतिक फिलॉसफी, एंड इंडिया को अगर आपने रिवाइव करना है, रिजुविनेट करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया खुद एक डिवाइन अवतार है। उनको बड़ा फेथ था कि इंडिया जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, इंडिया इज ऑलमोस्ट, ही ट्रीटेड हिज कंट्री लाइक गॉड, कि इसमें बड़ी ही डिवाइन फेथ है और हमें अपनी कंट्री में फेथ रखनी है, एंड इसी फेथ के बेसिस पे हमने फॉरेन रूलर्स को बाहर फेंकना है। उन्होंने इंडिया को कंसीव किया, राइट। अगेन यहाँ पे देखिए, ही इज कंसीविंग ऑफ इंडिया एज अ फेमिनिन फोर्स, एज शक्ति, राइट। हम देखते हैं ना दुर्गा माता एक्सेट्रा, तो इन्होंने शक्ति की तरह उनको कंसीव किया, राइट, कि इनके अंदर एक पावर है जो कि फिजिकल पावर है, मॉरल पावर है, मटीरियल पावर है एंड स्पिरिचुअल पावर है, राइट। इंडिया के पास ये सारे ही अवेलेबल है, बट ये शक्ति, ये पावर कब ट्रूली वो एक्सरसाइज कर पाएंगी? ये वो तब एक्सरसाइज कर पाएंगी जब उनकी पूरी नेशन यूनाइटेड हो,
ठीक है। तो लोगों में आपस में भेदभाव ना हो, लोग आपस में लड़ ना रहे हो, लोग ये ना बोल रहे हो कि हाँ जी द ब्रिटिश रूल इज फॉर आवर बेनिफिट, दैट इंडिया नीड्स टू लर्न अ लॉट फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इट इज गुड दैट द कॉलोनाइजर्स हैव कम। ही सेड वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस एंड पूरी कंट्री को विद ऑल इट्स डाइवर्सिटी यूनाइट करना है अगर हम ट्रूली चाहते हैं स्पिरिट ऑफ इंडिया को दोबारा जगाना, राइट। एंड ये हम कहते हैं ये बहुत डिफरेंट था फ्रॉम स्पेशली अ लॉट ऑफ मॉडरेट लीडर्स जो कि कांग्रेस में थे, ठीक है। सो देयर वर पीपल लाइक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जिनका मानना था कि इंडिया एज अ नेशन कभी एग्जिस्ट नहीं किया है, राइट, बिकॉज देयर इज सो मच डाइवर्सिटी, राइट, दे आर वेयरिंग कल्चरल एलिमेंट्स एंड घोष इनको ये रिजेक्ट भी करेंगे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का इसी बेसिस पे मानना था कि नेशन कभी बनी ही नहीं है इंडिया, इट इज स्टिल अ नेशन इन द मेकिंग। नाउ दिस इज ऑल्सो एन आइडिया जिसके हम अभी भी बात करते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड देन देयर वर अदर मॉडरेट्स लाइक दादा भाई नारोजी जिनको लगता था कि इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा रिसीड कर गया है, साइंटिफिक एंड रीजनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे हो नहीं रही, एजुकेशन जो है रिलीजन बेस्ड हो गई है, राइट, किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो उनका मानना था कि ब्रिटिश रूल जो है एक तरह से एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज की तरह आया है जो कि इंप्लीमेंट करेगा रूल ऑफ लॉ ऑन एन एंटायर लैंड मास, हमको इकट्ठा लेके आएगा और हमें प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ जो है लेके जाएगा। ना औरबिंदो घोष सेड दैट दीज आर ऑल फॉल्स आइडियाज, कि आप तो जो है एकदम ही गलत बात कर रहे हैं, राइट। पहली चीज वो कहते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को, वो कहते हैं इंडिया हमेशा से ही सिंस एंशिएंट टाइम्स हैज बीन अ नेशन बिकॉज ऑफ दिस कॉमन सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल एलिमेंट्स जो कि हम सबके अंदर मिलते हैं। तो इंडिया जो है इज नॉट अ नेशन इन द मेकिंग बट हैज ऑलवेज बीन अ नेशन, बट ये नेशन जो है सबड्यू कर दी गई है बिकॉज कहीं ना कहीं ये अपनी जो ट्रू एंटिटी थी, अपनी जो ट्रू स्पिरिट थी, अपनी जो ट्रू सोल थी उसको भूल गई। तो जैसे ही ये सोल को हम रिवाइव करेंगे, जैसे ही इस सोल को हम वापस लाएंगे, तो ये नई इंडिया और ये जो शक्तिशाली इंडिया है वो खुद उभर के आ जाएगी, ठीक है। तो उनकी जो ये सीरीज ऑफ आर्टिकल्स थे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, उन्होंने ये क्रिटिसिज्म जो है आगे रखा। देन बंकिम चंद्र से ही और इंस्पायर होके उन्होंने कहा, वही लाइन ऑफ थॉट को आगे बढ़ाते हुए, कि इंडिया क्या है, मदर इंडिया है, मदर इंडिया, फेमिनिन पावर, शक्ति है ये, और इसके मिलियंस ऑफ बच्चे जो हैं ये इसकी शक्ति है। एंड ये बच्चे जब आपस में नहीं लड़ेंगे, ये बच्चे जब ट्रूली यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये इंडिया की स्पिरिट और सोल को जो है रिजुविनेट कर देंगे। एंड ये जब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन अ न्यू वेदांतिक फिलॉसफी विल बाइंड इंडिया टुगेदर, विल रिवाइव इंडिया की शक्ति, इसके थ्रू ब्रिटिश रूल जो है बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। और जब ये फेंका जाएगा तब वी विल हैव अ रिसर्जेंट इंडिया, इतने मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन जो कि स्लेवरी में बाउंड है वो एकदम से फ्री हो जाएंगे। एंड एक तरह से इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर द इंटायर वर्ल्ड एंड फॉर entire humanity, because for the first time a huge majority of people will be truly free, truly culturally spiritually free, ठीक है। औरबिंदो घोष ने अब पॉइंट आउट किया कि देखिए अगर हम नेशनैलिटी की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, कुछ कॉमन इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि जरूरी हैं नेशनलिज्म एंड नेशनैलिटी को डेवलप करने के लिए। दीज इंक्लूड ज्योग्राफिकल यूनिटी, कहते हैं हाँ बिल्कुल इंडिया के पास रहा है, ठीक है। इंडिया एज अ लैंड मास, हम बात करते हैं ना, हिमालयस ऊपर डिवाइड करते हैं इसको बाकी कॉन्टिनेंट से, विच इज वाई इट इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड देन नीचे ऑब्वियसली इट्स सराउंडेड बाय सी। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल यूनिटी, जिसके कारण इवन इफ इन द पास्ट इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री नहीं था, बट देयर वाज कांस्टेंट इंटरैक्शन अमंगस्ट वन एंड ऑल। देन ही सेड इज द आइडिया ऑफ कॉमन पास्ट, ठीक है। ऑब्वियसली हिस्टोरिकली सिविलाइजेशनली हम एक कॉमन पास्ट जो है उसको ट्रेस करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन कमिंग ऑफ आर्यंस, वेरियस काइंड्स ऑफ डायनेस्टीज, किंगडम्स, रूलर्स, हमारी एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी जो है ये तब से चलती आ रही है, ठीक है। तो ये भी था इंडिया के पास। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही सेज नेशनैलिटी के डेवलप होने के लिए चाहिए इज अ पावरफुल कॉमन इंटरेस्ट जो कि कंपेल करता है सारे लोगों को टुवर्ड्स यूनिटी, ठीक है। एंड लास्टली सर्टेन फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस। अब ये जो एस्पेक्ट है ना, औरबिंदो घोष कहते हैं विद द कमिंग इन ऑफ ब्रिटिश, ये एस्पेक्ट इंडिया में और ज्यादा तगड़ा होता जा रहा है, बिकॉज पीपल रियलाइज कि व्हाट इज दैट कॉमन इंटरेस्ट विच इज नाउ यूनाइटिंग एवरीवन टुगेदर, चाहे वो जिस मर्जी कम्युनिटी से हो, जिस मर्जी सेक्स से हो, जिस मर्जी रिलीजन से हो, जिस मर्जी कास्ट, क्लास, क्रीड से हो, इज द आइडिया दैट वी वांट टू थ्रो द फॉरेन रूलर्स आउट, ठीक है। कि ये जो है अब एग्जिस्ट करने लग गया है। ऑल दैट वी नीड इज ऑब्वियसली
फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस। ठीक है, और ये फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस कब बनेंगी? जब हम लोगों के अंदर और अवेयरनेस जगाएंगे, जब हम उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है उससे उनको जो है अवेयर करवाएंगे, जब हम उनके अंदर ये सेल्फलेस कर्म की जो एक आइडिया है उसको जागरूक करेंगे। ठीक है, और ये फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस जो है इवेंचुअली जब फॉरेन रूल हटा दिया जाएगा, राइट, जब वो हट जाए, दे विल बी एबल टू पुश द फॉरेन रूल आउट एंड क्रिएट देयर ओन सेल्फ गवर्नमेंट, देयर ओन ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके अंदर वो खुद रूल करेंगे। राइट, तो अब उन्होंने बोला कि अब इंडिया के अंदर जो नेसेसरी कंडीशंस थी नेशनलिज्म के ग्रोथ के लिए वो क्रिएट हो गई हैं, बिकॉज इंडियंस आर नाउ यूनिफाइंग अराउंड द आइडिया ऑफ थ्रोइंग द कॉलोनाइजर्स आउट। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट after his cultural nationalism is Ghosh के views on passive resistance। औरोबिंदो घोष ने बोला कि देखिए, emancipation, removal of foreign rule, right, obviously is very necessary, but this is easier said than done। So he said जो path है ना स्वराज का, it's not an easy one, बड़े इसके अंदर thorns, कांच, कंकड़, बहुत कुछ मिलेगा, right? So we have to devise a path towards स्वराज जो कि चाहे difficult हो, but ये definitely हमारी country को free करेगा। Right, now he starts first by rejecting the kind of path that has been rejected by the moderates। Right, तो वो कहता है ये क्या कर रहे हैं, ये तो political hankering कर रहे हैं, ये beg कर रहे हैं। इनके मेथड क्या है? प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। राइट, P3 PPP ये किया होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी। कहते इससे क्या फर्क पड़ता है? ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राइट, ये जाते हैं, उनके सामने पिटिशन रखते हैं, उनके सामने प्रेयर करते हैं, थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट कर लेते हैं, दे एंड अप रिजेक्टिंग देम एंड देन अगेन दे आर बैक टू स्क्वायर वन। राइट, आखिरकार आप क्या कर रहे हो? यू आर बेगिंग द कॉलोनियल मास्टर्स टू लिसन टू यू। यू आरंट एक्चुअली टेकिंग फोर्थ अ वेरी असर्टिव स्टेप, बट यू आर जस्ट रिलाइंग कि कभी ना कभी ये कॉलोनियल मास्टर्स हमारी बात सुन ही लेंगे। तो जैसे कोई भिखारी आपको मांगता रहता है भीख, तक कभी ना कभी तो दे ही दोगे, उसी तरह से ये मॉडरेट्स भी जो है कंटिन्यूसली भीख मांग रहे हैं कॉलोनियल मास्टर्स से कि शायद कभी ना कभी ये सुन ही ले। राइट, सो घोष सेज दिस इज नॉट सूटेबल टू अ काइंड ऑफ कंट्री लाइक इंडिया जिसके अंदर इतनी शक्ति रिपोज करती है। राइट, तो वो कहते हैं ये प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट जैसी चीजें, ये बेगिंग इज नॉट सूटेबल टू इंडिया। Instead now he says कि अगर हमने फ्रीडम पानी है, what we need to start with is actually organized national passive resistance। He says कि passive resistance बहुत जरूरी है and this passive resistance is completely different from active resistance। Active resistance में क्या होता है? Active resistance employs riots, violence against the state, armed revolt against the state, ये सब होता है active resistance। So he says active resistance is not suitable for the Indian condition, what is suitable is passive resistance। अभी passive resistance क्या है? Passive resistance वो समझाते हैं कि this is based on the rejection of British administration and various things जो कि उनके स्टेट के साथ हम associate करते हैं। राइट, तो फॉरेन एजुकेशन हो गई, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, राइट, कपड़े हो गए, इन सबको आपने रिजेक्ट करना है। राइट, एंड ही सेड ये जो पैसिव रेजिस्टेंस का पाथ है ये सबसे एप्ट है। व्हाई? ही सेड देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आप ये अपना रहे हैं, ये जो मॉडरेट, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट के, ये क्यों चलेंगे? कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या कोई रिपब्लिक गवर्नमेंट है, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है दैट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, जिनको डर है कि भाई 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे, लोग हमें पावर से निकाल देंगे, तो भाई वी हैव टू लिसन टू देम? ऑफ कोर्स नॉट, दे कैन डू एज दे प्लीज, दे आर रूलिंग ओवर यू बाय फोर्स। ठीक है, तो वो क्यों आपकी बात सुने? सेकेंडली सेड कि एक्टिव रेजिस्टेंस या आर्म्ड रिवोल्ट जो है वो भी अनसूटेबल है। व्हाई? बिकॉज इंडिया में इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो ब्रिटिश को हरा सके। तो इवेंचुअली जो ब्रिटिश माइट है इट विल प्रिवेल इफ वी एंड अप टेकिंग वायलेंस और एन आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इनफैक्ट उनके सामने एक बहुत बड़ा क्रेडिबल एग्जाम्पल वॉज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द 1857 म्यूटिनी। राइट, वो कहते क्या हुआ, किया ना आर्म्ड रिवोल्ट तुमने, क्या हुआ? Right, you were put to death, you were crushed, you were wiped out of existence. So you have to understand कि तुम्हारी सीमा क्या है, what are you capable of doing and what are the things that you can't do. Right, तो he said इसीलिए because of these reasons the best path to take, the most appropriate path to take is towards passive resistance. Right, कि आप organize करें and resist करें इस foreign rule को किस तरह से? अपनी जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन ब्यूरोक्रेसी, ऑन फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन फॉरेन गुड्स, ऑन फॉरेन सर्विसेज, इसको रिड्यूस करके। एंड ये रिडक्शन कैसे होगा? ये रिडक्शन होगा बाय 2 मेथड्स जो कि बंगाल पार्टीशन के टाइम पे बहुत फेमस कर दिए गए थे, विच वाज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ही सेड दिस पॉलिटिकल फ्रीडम दैट इज ओवरथ्रोइंग द कॉलोनियल रूल, जिसको वो स्वराज बुलाते हैं,
ये पॉसिबल कब होगी? और ये कहते हैं कंप्लीट स्वराज चाहिए हमको, राइट? पूर्ण स्वराज का आइडिया इन टर्म्स ऑफ आईएनसी सपोर्टिंग इट केम मच लेटर, राइट, बट केम ओनली इन द लाहौर सेशन में जाके। बट ये कंप्लीट स्वराज के आइडिया पे फोकस बहुत पहले घोष ने कर दिया था, दैट वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द फॉरेन रूलर्स, वी वांट टू जस्ट थ्रो देम आउट। एंड ये स्वराज कैसे पॉसिबल होगा? थ्रू द ट्विन टूल्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ठीक है, तो ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट बिकेम द टूल्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। मतलब स्वदेशी क्या है? स्वदेशी इज वन साइड जिसको ये बुलाते हैं सेल्फ हेल्प। ठीक है, इसका मतलब क्या? ये कहते हैं कि आप ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करो। सो एज अगेंस्ट जो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स, इनके कॉलेजेस, इनके कोर्ट्स, इनकी जुडिशरी जो आप जाते हो, इसकी जगह आप पैरेलल लोकल गवर्नमेंट बना लीजिए। अपने नेशनल स्कूल्स खोलिए, लोकल कम्युनिटी कॉलेजेस खोलिए, लोकल कम्युनिटी कोर्ट्स पे अटेंड कीजिए एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। ठीक है, नाउ द लेजिटिमेसी दैट अ गवर्नमेंट गेट्स कैसे होती है? जॉन लॉक ने एक बार बात की थी ना कि भैया हमने पहली बार तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, कंसेंट दे दी। आगे हर जनरेशन कैसे कंसेंट देती है? बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज दैट द स्टेट हैज टू ऑफर। यहां पे क्या बोल रहे हैं आपको घोष कि उनसे सर्विसेज और गुड्स लो ही मत, रिजेक्ट कर दो, उनकी इंस्टीट्यूशंस में जाओ ही मत, उनके स्कूल्स में मत जाओ, उनकी एजुकेशन मत लो, उनका जो लॉ है जो जुडिशरी इम्पार्ट कर रही है उसको मत मानो। ठीक है, उस सब से हट जाओ। एंड नेक्स्ट वाज बॉयकॉट, कि तुम अपोज करो फॉरेन स्कूल्स को, अपोज करो फॉरेन कोर्ट्स को, रेजिस्ट करो टैक्सेस पे करने को, राइट? तो यहाँ पे थी सेट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होता था? आप लॉ फॉलो कर रहे हो एंड लॉ फॉलो करते हुए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भैया प्लीज हमारी बात मान लो। ऑन दी अदर हैंड पैसिव रेजिस्टेंस बिलीव्स कि कई जो अनजस्ट एक्ट्स हैं, कई जो अनजस्ट लॉज हैं, उनको तोड़ना ही उसमें भलाई है, राइट? एंड दिस वाज डन वाया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मेथड। ठीक है, अब औरबिंदो बोलते हैं कि ये जो स्वराज है ये कैसे आ पाएगा? ओनली बाय फॉलोइंग पैसिव रेजिस्टेंस। एंड जब पैसिव रेजिस्टेंस के मेथड्स अपनाएंगे, जब हम फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को रिजेक्ट करके इंडिजिनियस गुड्स, सर्विसेज, कोर्ट्स, स्कूल्स एक्सेट्रा को इनकरेज करेंगे, तो हम ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है उसको भी रोक देंगे एंड साथ ही में हमारी सोसाइटी को रिजुविनेट करने का भी जो है एक मौका मिल जाएगा। तो जो बंगाल पार्टीशन का प्रोग्राम आया था, जो कांग्रेस ने तब डिस्कस किया था, उसी प्रोग्राम में जो है औरबिंदो घोष भी बिलीव करते थे, विच वाज द 4 गोल्स ऑफ स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट। ठीक है, नेशनल एजुकेशन भी जो था बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए। इनफैक्ट इनका मानना था कि भैया इंडिया के अंदर नालंदा एंड तकसीला जैसे इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, राइट? You have people like Aryabhat, you have people like Bhaskar, you have people like सुश्रुता, जिन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। तो अब हम ये क्यों मानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इतनी पिछड़ी हुई थी? Right? He says you have to do 2 things. First he says कि आप सिर्फ वेस्ट और उसके साइंस एंड रीजन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहते हैं अगर आप पूरी इंडियन सिविलाइजेशन को रिजेक्ट कर दोगे एंड बस वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इसकी एजुकेशन और इसके वैल्यूज को फॉलो करोगे, यू विल बी लेफ्ट नोवेयर, राइट? तो बोलते हैं ऐसे इंडियन रूलर्स विल ओनली बी इंडियन इन द वर्ड, बट इन डीड वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि इंडिया की ट्रू रिजुविनेशन एंड फ्रीडम कहाँ लाई करती है। ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो रिजेक्टेड कि आपने ब्लाइंडली वापस नहीं चले जाना। ठीक है, वो बोलते हैं ये जो ब्लाइंड सेंटिमेंटलिज्म है about India's past, वो भी बुरा है। Because yes, we have indulged in superstition, we have indulged in social evils and social evil practices, तो हमें ऐसे भी वापस नहीं जाना। हमने इन दोनों के जो बेस्ट एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करना है। वी हैव टू लर्न मॉडर्न आइडियाज, वेस्टर्न आइडियाज, साइंटिफिक आइडियाज जो कि अच्छे हैं ह्यूमैनिटी के लिए फ्रॉम द वेस्ट, पर एट द सेम टाइम इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर की जो बेस्ट थिंग्स है वो भी करनी जरूरी है। एंड ये सारी चीजें जो है हमने नेटिव लैंग्वेज में पढ़ानी है। सो दिस वॉज द प्रोग्राम ऑन नेशनल एजुकेशन, जो कि आर्य एक मैगजीन थी, उसके अंदर उन्होंने आगे रखा था। एंड द लास्ट ऑब्वियस थिंग वॉज दैट ऑफ
बॉयकॉट। ठीक है, ये जो प्रोग्राम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट था जहाँ पे आप टैक्स नहीं पे करते थे, आप कोर्ट्स को रिजेक्ट कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर रहे हो, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द होम रूल मूवमेंट इन आयरलैंड, राइट। ये पॉलिसी जो कि पार्नेल ने आयरलैंड में फॉलो की थी उससे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड थे जो कि ऑरोबिंदो थे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ऑरोबिंदो घोष के इन्फ्लुएंसेस कहाँ से आ रहे थे। द इन्फ्लुएंसेस, पहले तो जब वो वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ने गए तो वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड जर्मन फिलोसफी, देन आपके Neo Vedantic philosophy which came from Vivekanand, which came from बंकिम चंद्र चैटर्जी, देन उसके बाद बंगाल की जो पार्टीशन थी उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए वो, एंड आयरिश होम रूल लीग की जो मूवमेंट थी उससे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस वो थे। ठीक है, और बिंदु का ये मानना था कि ये जो पॉलिसी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस है, पहली चीज बाय फॉलोइंग द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी, जहां पे हम अपनी खुद की फैक्ट्री सेटअप करेंगे, स्कूल सेटअप करेंगे, कोच सेटअप करेंगे, इसके थ्रू हम लोकल लेवल पे एक बहुत ही वेल नेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना पाएंगे, जिसके थ्रू प्रोविंसेस के बीच में और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड जब लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे, लोग एक दूसरे के साथ और कॉन्टैक्ट में आएंगे और एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये जो है एक रिन्यूड नेशनल विल जो है लोगों की उसको डिपिक्ट करेगा। ठीक है, अब ये वो बोलते हैं ये एक आसान पाथ नहीं है, इनफैक्ट वो बोलते हैं आर्म्ड रिवोल्ट एक्सेट्रा से ये और भी ज्यादा टफ है। व्हाई? बिकॉज इसके लिए आपको और करेज चाहिए कि हम आपके अगेंस्ट वायलेंस नहीं कर रहे हैं, बट हम रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी को, आपकी जो गुड्स या सर्विसेज है, जो चाहे अ लॉट ऑफ पीपल माइट फील वेरी ग्रीडी टुवर्ड्स देम, माइट वांट टू कंज्यूम दीज इंग्लिश प्रोडक्ट्स, बट वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए ये बोलते हैं कि ये जो path है towards passive revolution that is even more tough than armed revolts or riots. Importantly, औरबिंदो के यही जो थॉट्स थे ऑन पैसिव रेजिस्टेंस, ये हमें आगे देखने को मिलेंगे जब गांधी सत्याग्रह की बात करते हैं। ठीक है, सत्याग्रह में भी वो यही बात करते हैं, द आइडिया ऑफ ट्रूथ फोर्स, वेरिन वो रिजेक्ट करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को एंड लोगों को बोलते हैं कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का पाथ अपनाइए इन रेजिस्टिंग व्हाट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज आस्किंग यू टू डू। However, एक क्रूशियल डिफरेंस है गांधी और औरबिंदो घोष के बीच में, राइट। अगर पैसिव रेजिस्टेंस की जो है वो गांधी बात कर रहे थे, तो उनकी सत्याग्रह हाउ वाज द डिफरेंस फ्रॉम पैसिव रेजिस्टेंस, हम आगे जब गांधी की थ्योरी करेंगे तब हम बात करेंगे कि किस तरह से सत्याग्रह वाज वन स्टेप अहेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। जो घोष थे ना, उनकी एक्टिव और पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर एक बहुत ही थिन लाइन थी। इनफैक्ट घोष का ये मानना था दैट दिस पैसिव रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, बेस्ड ऑन trying to make your own alternative government and products and services, right, ये सब तभी तक वैलिड है जब तक आपका जो स्टेट है, जो कॉलोनियल स्टेट है, वो भी वायलेंस में इंडल्ज नहीं करता, आप पे मारधाड़ नहीं करता, आप पे कोई भी क्रूएल्टी या टॉर्चर नहीं करता। The moment the state does that, the moment the colonial masters indulge in such violence, right, घोष का ये मानना था कि ये जो रेजिस्टर्स हैं, ये जो पैसिव रेजिस्टेंस के लोग हैं, वो ड्यूटी बाउंड हैं टू एक्चुअली अप्लाई वायलेंट टेक्निक्स। सो अनलाइक गांधी जो कि चौरी चौड़ा के इंसिडेंट के बाद सस्पेंड कर देंगे मूवमेंट, और बिंदु वाज वेरी वेरी रिजेक्टफुल ऑफ दैट। उन्होंने बोले गांधी का तो बहुत ही ओवरली पैसिव एक वो है, वो तो लोगों को कोई पावर नहीं दे रहे। वो बोल रहे अगर स्टेट वायलेंस कर रहा है तो इनफैक्ट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस कि वो जवाब भी जो है वो वायलेंट टेक्निक से ही दे, बिकॉज द स्टेट इज नाउ आस्किंग फॉर इट। ठीक है, तो ये जो है एक मेन डिफरेंस माना जाता है बिटवीन घोष एंड गांधी। नेक्स्ट आप वेरी इंपॉर्टेंट आर औरबिंदो घोष के आइडियाज ऑन फ्रीडम। औरबिंदो घोष का जो आइडिया ऑफ फ्रीडम था, फर्स्टली इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसको बोलते हैं स्वराज। ठीक है, वो बोलते देखिए फ्रीडम के स्टार्ट के लिए सबसे पहले तो जरूरी है आप फॉरेन रूल को बाहर भगाएं और इस स्वराज को इस्टेब्लिश कीजिए। आपको याद है ना कि अंबेडकर इनफैक्ट बोलेंगे दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मींस नथिंग इफ इट इज नॉट फाउंडेड ऑन आइडियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और बिंदु कहते हैं देखिए सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम आराम से आ जाएगी, पहले आप पॉलिटिकल फ्रीडम एस्टैब्लिश कीजिए। सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम और बिंदु घोष बिलीव्ड आर नॉट पॉसिबल टिल द टाइम यू डू नॉट हैव पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, घोष ने अब 4 मेन रीजंस दिए जिसके कारण उन्होंने बोला स्वराज या पॉलिटिकल फ्रीडम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली चीज वो बोलते हैं दैट लिबर्टी फ्रीडम इज समथिंग डिवाइन। ठीक है, ये नेशनल लाइफ के लिए जरूरी है एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसे परस्यू करें। सेकेंडली ये कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट जो है कंट्री की, उसके लिए ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम है ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये अब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई? बिकॉज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जैसे कि मैंने बताया, सोशल डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम हटना, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ इगैलिटेरियनिज्म एंड जस्टिस एस्टैब्लिश होना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं आती। थर्ड ये सेज कि फ्रीडम जो है जरूरी है वेदांतिक फिलॉसफी इस्टेब्लिश करने के लिए। नहीं तो हमने बात की ना कि किस तरह से वो मानते हैं कि सनातन धर्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिलीजन है, और ये सनातन धर्म की एक्सेप्टेंस जो है इज समथिंग दैट शुड पुश आवर नेशनल लाइफ। तो पॉलिटिकल फ्रीडम जब हमें मिल जाएगी तो कॉलोनियल योग हटा के वी विल फाइनली बी एबल टू रिवाइटलाइज दिस सनातन धर्म इन द कंट्री। फोर्थली एंड फाइनली वो कहते हैं कि अगर हमें स्पिरिचुअल एमेंसिपेशन चाहिए पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की, तो हमें क्या चाहिए? हमें इंडिया की फ्रीडम चाहिए। वाई? बिकॉज इंडियन नेशनलिज्म इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंडिया बट फॉर द सेक ऑफ इंटायर ह्यूमैनिटी। तो हमें डिस्कस कर चुके कि किस तरह से इतना लार्ज मास के लिए फ्रीडम क्यों जरूरी है, एंड इंडिया की फ्रीडम से सनातन धर्म के आइडियाज जो हैं वर्ल्ड ओवर फैल जाएंगे, विच विल हेल्प ह्यूमैनिटी रेस्क्यू इटसेल्फ फ्रॉम एक्सेसिव मटीरियलिज्म एंड मूव ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। साथ ही में उनका ये मानना था कि चलिए फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम हमको मिल गई, बट ये पॉलिटिकल फ्रीडम मीनिंगलेस बन जाएगी अगर इसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल रीजेनरेशन नहीं आती है। राइट? तो ये कहते हैं नहीं तो हम वेस्टर्न सोसाइटीज की तरह बन जाएंगे अगर हमने ये कल्चरल एंड रिलीजियस रीजेनरेशन नहीं की इंडियन सोसाइटी की, इंडियन स्टेट की। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये ट्रू फ्रीडम जो है फॉर एन इंडिविजुअल एंड द इंटायर कम्युनिटी is based on the idea of supreme happiness, which is सच्चे आनंद, the true happiness, the supreme happiness जो कि हर किसी को मिलती है। और ये किससे मिलेगी? ये मिलेगी through the idea of integral योग। ये इंटेग्रल योग अब क्या है? इंटेग्रल योग basically means that you understand and you try to combine various paths जो कि पहले हिंदू थॉट में आगे रखे गए थे। So the idea of भक्ति, ठीक है, आप वर्शिप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, द आइडिया ऑफ ज्ञान, नॉलेज थ्रू नेशनल एजुकेशन, एंड लास्टली एक्शन थ्योरी, कर्म योग, राइट, द आइडिया ऑफ सेल्फलेसनेस, द आइडिया ऑफ सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ, द आइडिया ऑफ डूइंग व्हाट इज करेक्ट। ये सब जो इकट्ठे मिल जाएंगे और इंटेग्रेट कर देंगे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, तब जो है ह्यूमन बीइंग्स का स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होगा, एंड हमारा माइंड जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा एक सुपर माइंड बन जाएगा। यहाँ पे आप इस आइडिया को नीचे के आइडिया ऑफ सुपरमैन के साथ भी जो है रिलेट कर सकते हैं। नाउ अनलाइक चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशनरी मॉडल, जो कि अरबिंदो को लगता है वही वेस्टर्न सोसाइटी की मटीरियलिस्ट आइडिया है, जो कि सिर्फ फिजिकल एवोल्यूशन को देखता है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम फुल फ्लेज्ड ह्यूमंस बन गए। वो कहते हैं ये तो इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। ट्रू एवोल्यूशन कब हो रही है? जब आप स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पे फोकस करते हैं। When you surpass being just a man, when you realize कि actual में आपकी true happiness क्या है, in binding yourself with the entire community and their happiness। हम बात करते हैं ना actual में जो सच्चिदानंद है उसका सत्य जो है is actually ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड के हम पार्ट कैसे बनेंगे? व्हेन वी रियलाइज हम सबकी हैप्पीनेस जो है इंट्रिंसिकली जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। माय हैप्पीनेस लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। यहाँ पे आप रूसो को भी इन्वोक कर सकते हैं, एंड आइडिया ऑफ रियल एंड एक्चुअल विल को भी जो है ये इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका मानना था ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैन को ट्रू फ्रीडम चाहिए, ट्रू सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, ट्रू स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए, तो ये एवोल्यूशनरी मॉडल जो है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का, वो फॉलो करना जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।